हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौखड़ क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। प्रश्नावली 1 में हमने बेसिक वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो इससे पिछला वीडियो था, वो हम पढ़ चुके हैं। हम इससे आगे हम हमारी किताब का जो भी टॉपिक है 1.1 और 1.2 उनको पढ़ेंगे। आज हम पूरी प्रश्नावली 1.1 को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें कोई संख्या दी हुई है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करके उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमें सिर्फ क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड और उनकी घातों के रूप में इनका प्रदर्शन यानी गुणनफल दिखाना है। तो देखो कैसे करते हैं, एक एक करके सिखाता हूँ। यानी सबसे पहले दे रखा है हमें 140 का, तो 140 का कैसे होगा, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आता है। 140 सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितना आएगा 70। फिर से 2 का भाग देंगे तो 35 यानी 35। फिर 35 में 2 का भाग नहीं जाता, हम 3 का देखते हैं कि 5 और 3 अंकों का योग 8 हो रहा है। अंकों का 8 हो रहा है तो इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए हम भाग देंगे इसमें 5 का। 5 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 7। 7 में 7 का भाग दिया 1, यानी ये क्या आ गए हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। हम क्या लिख सकते हैं, 140 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इनको हम लिखना चाहें तो यानी 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी इनकी घात एक एक की है। अब देखो इससे अगले वाला 156, आप इसी प्रकार कर भी सकते हैं साथ साथ में, या फिर ध्यान से देखिए फिर आप हल कर लेना इनको। 156 156 में कितने भाग जाएगा, सम संख्या है, सबसे पहले जाहिर सी बात 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, एक बच गया यानी 16, यानी 8 दूनी 16। 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 78। फिर से 2 का भाग देंगे कितना आएगा 39। अब इसमें 2 का भाग जाता नहीं, 9 और 3 12 अंकों का योग 12 हो रहा है, 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 होती है अभाज्य संख्या। 13 में जाएगा 13 का भाग 1 आ गया। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या लिख सकते हैं हम इनको, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसी का तीसरा क्या है, 3825। तो इसकी गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखो 3825। सबसे पहले तो ये विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाना। अब 3 का भाग देखते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 से 18, यानी कि योग 18 हो रहा है। तो 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, यानी 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, आगे है 2 22, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 एक बच गया, यानी 3 पंजे 15, 1275। 1275 में फिर से 3 का भाग देंगे तो 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 आ गया। अब देखो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, हम देंगे 5 का भाग, 5 अठे 40, 2 बच गए, 5 पंजे 25, यानी 85 आ गया। फिर से 5 का भाग देंगे तो 17 आ गया, और 17 होती है एक अभाज्य संख्या, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, यानी आ गया हमारे पास 1। तो हमें लिखना है इनको गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3825 बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 3 की घात है 2 बार है और 5 भी 2 बार है, यानी 5 की घात भी 2। क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये आ गया इसका गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं हम अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 5005। 5005 में हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें, तो फिर 5 का भाग देना है हमें, 5 का भाग चला जाएगा, यानी 5 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 1001। अब देखो इसमें 7 का भाग जाता ही नहीं जाता, क्योंकि 5 का तो जाएगा नहीं। 7 का देते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गए 30, 7 चौक 28, 2 बच गए,
7 का चला जाएगा, यानी 7 एकम 7, 3 बच गए, आगे 0 तो 30, 7 चौके 28, 2 बच गए, आगे 1 है 21, 7 दिए 21। अब 143 में 7 का भाग फिर से जाएगा नहीं, तो 5 का 7 का, फिर हम भाग देके देखते हैं 11 का, 11 का भाग इसमें चला जाएगा, 11 एकम 11, 3 बच गए 33, यानी 11 दिए 33, 13 में 13 का भाग जाएगा, यानी कि एक बार। हम क्या लिख सकते हैं, 5005 के बाजे गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसकी सभी की घात एक एक की, तो यही रहेगा इसका 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगला है हमारा 7429, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो विषम संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देख देखते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, यानी कि अंकों का योग 22 हो रहा है, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि अंत में 5 या 0 नहीं है। आपको विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए, आसानी से हो पाएंगे तभी ये गुणनखंड। 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, 34, 51, 68, 17 के 68 होता है, 17 के 68, बच गए कितने 6, आगे 2, 17 51, 51 और 11 बच गए 19, यानी 11 बच गए और एक आगे 9 है, तो 19 17 7 119, यानी भाग चला गया। अब इसमें भाग 17 तो जाएगा नहीं, अब हम भाग देते हैं इसमें 19 का, 19 दूनी 38, 5 बच गए, यानी 5 और 7 57, तो 19 दिए 57, 23 बच गए, 23 में 23 का ही जाएगा एक बार, तो इसके गुणनखंड सीधे सीधे क्या होंगे, 7429 के 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, और इनको हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में दर्शा दिया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, यानी कि दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो वही हमें यहाँ पर क्या करनी है, जांच करनी है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे दो संख्या दी है यहाँ पर हमें 26 और 91, तो करके देखते हैं इनका हल। सबसे पहले 26 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 26 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 13, 13 में 13 का ही भाग जाएगा, क्या आया 1। फिर हम करते हैं 91 का, 91 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो आया 13, 13 में 1 का भाग दिया, 13 में 13 का भाग दिया तो 1 आया। अब देखो 26 बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 13, और 91 बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 13। ये तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालने इनके एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमने पढ़ा है, एचसीएफ तो क्या होता है इन दोनों में जो भी कॉमन राशि होती है वो, एचसीएफ तो क्या हो जाएगा इसका, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो क्या लिख देंगे, इसका तो हो जाएगा 13, यानी एचसीएफ तो क्या होगा इसमें 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा कि जो भी कॉमन राशि है वो तो हमें लेनी है, यानी ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार लेंगे, और जो भी शेष बची हुई राशि आ जाएगी, तो यानी कि 13 दूनी 26, और 26 को 7 से करेंगे तो 13 को 2 से करेंगे 26, 26 को 7 से करेंगे तो 182। ये आ गए हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आ गई। अब हमें करनी है उत्तर की जांच, यानी जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम की। तो देखो जांच, यहाँ पर हम लिख देंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो 26 गुणा
91 यानी दोनों संख्याएं, और HCF कितना है 13 गुणा 182, 26 गुणा 91 करेंगे तो 2366 आएगा, और 13 को 182 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 2366, यानी कि LHS बराबर है RHS। अतः हमारा उत्तर है बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में क्या दे रखा है हमें 510 और 92। सबसे पहले हम 510 की क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 400, 2 दूनी 4, 255। फिर से इसमें क्या किसका भाग जाएगा 3 का, 3 का भाग देंगे तो 8 दिए 24, 1 बच गया, 5 दिए 15, इसमें भाग जाएगा हमारा 5 का तो 17, 17 में 17 का भाग जाएगा तो एक बार। ऐसे ही करेंगे हम 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 92 में किसका भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 46, इससे 2 का भाग देंगे तो 23, 23 में 23 का भाग देंगे 1। अब हमारे पास इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए, इनको लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 के 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो HCF क्या होगा इनका, HCF तो 2 ही होगा। LCM, LCM यानी इस 2 को तो लेना ही है हमें, बाकी सारी संख्याएं साथ में आएंगी, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो इस 2 को छोड़ते हुए 2 को तो हमने ले लिया, 2 3 5 17 23 ये सारी सारी संख्याएं लिख ली। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो 4460, 23460। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल, या लिख देना जांच, गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास 510 गुणा 92, और HCF कितना है हमारा 2 गुणा 23460। क्या आएगा 510 को 92 से गुणा करेंगे क्या आएगा हमारे पास है 46,920 बराबर 46,920। ये तो LHS बराबर है RHS, तो हमारा HCF और LCF उत्तर क्या है बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना है 336 का और 54 का। सबसे पहले इनकी क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे तो 2 कम 2, 1 बच गया 13 यानी 6 दूनी 12, 1 बच गया 16 तो 8 दूनी 16, फिर से 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 यानी 84 आ गया। फिर से 2 का भाग देंगे तो 42, फिर से 2 का भाग देंगे तो 21, 3 का भाग देंगे तो 7, 7 का भाग देंगे तो 1। देखो आगे आ रहा है हमारे पास है 54, 54 में 2 का भाग देंगे तो 27, 27 में 3 का भाग जाएगा तो 9, 9 में 3 का भाग जाएगा 3, 3 में 3 का भाग जाएगा तो 1, यानी इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। लिख लेते हैं इनको अलग अलग। 336 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 54, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यानी दो ही चीजें कॉमन आ रही है। जो कॉमन आ रहा है वही क्या होता है HCF, कॉमन आ रहा है वही HCF होता है। 2 गुणा 3 बराबर है 6, HCF तो कितना हो गया इनका 6। अब हमें निकालना है LCF, LCF में ये 2 और 3 तो हम लेंगे ही कॉमन आए। अब ये जो 2 गोले में ले रखे हमने इनको छोड़ देंगे, बाकी की सारी वैल्यू लिखनी है। क्या करेंगे 2 गुणा 3 ले लिया, अब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 गुणा 3 और ये बच गया 7। अब देखो 7 दिए 21, 21 दिए 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी 504, 504 को 3 से करेंगे तो
1512 को 2 से करेंगे तो 3024। क्या गया हमारा एलसीएम है 3024। अब देखो हमें इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल है तो दो संख्याओं का गुणन बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आपको नीचे दिखाई नहीं देगा। दो संख्या कौन कौन सी है 336 गुणा 54 बराबर है एचसीएफ है हमारा 6 गुणा 3024। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 18 18,144। इसी प्रकार इधर भी क्या जाएगा 18,144, यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस। यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात किए पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन उसमें क्या था दो दो संख्याएं थी, लेकिन इसमें क्या है तीन तीन संख्याओं का है। तो हमें तीन तीन संख्याओं क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, यानी कि हमें वही विधि लगानी है, वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करना और फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये 12 15 और 21। पहला क्वेश्चन हल 1। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे तो 6, फिर से 2 का भाग देंगे तो 3, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1। 15 का 15 में 3 का भाग जाएगा, फिर से 5 5 का भाग जाएगा तो 1। आगे आता है हमारा 21। 21 में 3 का भाग देंगे तो 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। यानी कि ये तो हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। देखो 12 का करेंगे तो 2 गुणा 3। फिर आता है 15। 15 का करेंगे तो 3 गुणा 5। 21 का करेंगे तो 3 गुणा 7। अब इन तीनों में कॉमन क्या रहा है भाई, इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका मतलब तीनों में 3 3 आ रहा है। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, जो भी कॉमन राशि है वही क्या होती है इसका एचसीएफ। एचसीएफ आ गया इसका 3। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो 3 तो ये रहेगा ही इसमें, बाकी बच गई वो संख्या सारी गुणा में आ जाएगी। 2 गुणा 5 गुणा 7, तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। 140 को 3 से करेंगे हम 14 3 42, क्योंकि एलसीएम कितना आ गया इसका 420। हमें करना है 17 23 और 29 का। 17 23 और 29 का करेंगे तो 17 करेंगे तो 17 में 17 का ही जाता है एक बार। 23 का करेंगे तो 23 में 23 का ही जाता है एक बार। 29 का करेंगे तो 29 में 29 का ही जाता है एक बार। यानी कि तीनों अभाज्य संख्या दी हुई है, इनके अंदर क्या है कॉमन कुछ नहीं है, यानी 17 का लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम 1 गुणा 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 23, क्योंकि एक तो सभी का गुणनखंड होता ही है। 29 का 1 गुणा 29, यानी कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है एक के अलावा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और अब एलसीएम की बारी। एलसीएम यानी इन सभी संख्याओं का क्या होगा गुणनफल। 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इनका गुणनफल करेंगे कितना आएगा हमारे पास है 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 को 23 से गुणा करेंगे फिर 29 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,339। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब हम देखते हैं इसका तीसरा। सबसे पहले 8 का करेंगे, 2 का भाग जाएगा तो 4 बार, फिर से 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग देंगे तो 1 बार। 9 का करेंगे तो 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर से 3 का भाग करेंगे 1 बार। 25 का करेंगे, 25 का करेंगे तो 5 का भाग जाएगा, यानी 5 का 5 में 1 बार।
अब देखो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 2, 9 के किए तो 3 × 3, 25 के किए तो 5 × 5, यानी कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक तो गुणनखंड है ही इनका कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 1। और एलसीएम, एलसीएम देखो इन सभी संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल। चाहे तो हम इन तीनों का गुणनफल कर सकते हैं और चाहे तो इन सभी गुणनखंडों का, 3 × 3 × 5 × 5, 5×5 = 25, 3×75 दिए, 225 दूनी 450 दूनी 900 दूनी 1800, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या हैं 306 और 657, उनका एचसीएफ दिया हुआ है हमें 9, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारा वो फॉर्मूला काम आएगा जो कि मैंने बताया था ना आपको कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला लगाकर और इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि दिया हुआ क्या है हमें, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है और हमें ज्ञात करना है एलसीएम है 306 और 657 का। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। लेकिन हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये एचसीएफ क्या जाएगा इसके बट्टे में। इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, हमें ज्ञात करना है एलसीएम इसका 306 और 657 का। हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और ये एचसीएफ कहाँ चला गया इसके भाग में, एचसीएफ है 306 और 657 का। अब देखो हमें एलसीएम निकालना है, तो इसमें मान रख देंगे हम 657 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या है हमारे पास, 306 गुणा 657 बट्टे दो, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है। अब 306 में 9 का भाग दे सकते हैं हम, तो 306 में 9 का भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास, 9 दिए 28, 3 बच गए, 9 चौके 36 गुणा 657 बट्टे में 9 का भाग दे दिया मैंने। इसमें काटना नहीं है आपको, ये रफ ये करना है, काटने को अवॉइड करना है आपको कहीं पर भी कैलकुलेशन करते टाइम। 306 657 का, तो 34 को इससे गुणा कर देंगे, एलसीएम 306 657 का 34 गुणा 22,338, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ पर एलसीएम देकर एचसीएफ पूछा होता तो भी हम कर सकते थे, क्योंकि बट्टे में क्या जाता एलसीएम आ जाता। यानी कि इस फॉर्मूले से हम 4 फॉर्मूले बना सकते हैं, वो मैंने इस प्रश्नावली के बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आप देख कर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे ये प्रश्नावली। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, यानी किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या, यानी n का मान 1 2 3 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब संख्या क्या दे रखी है हमें 6n, हम n बराबर रखकर देखते हैं। 6 की घात 1 करेंगे तो 6 आता है, 6 की घात 2 करें तो 6 गुणा 6 36, 6 की घात 3 करें तो 6 गुणा 6 गुणा 6 7 216। इस प्रकार सभी में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो नहीं हो सकती।
संख्या 6 आ रहा है लास्ट में, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा? करने का तरीका क्या होगा देखते हैं। हल, किसी संख्या के जीरो पर समाप्त होने के लिए उसका 10 से विभाजित होना जरूरी है। विभाजित होना जरूरी है या अनिवार्य है। 10 का मतलब यानी किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो लगता है, जैसे 20 है तो वो 10 से विभाजित होगी, जीरो से जीरो कट जाएगा। इसी प्रकार तो 10 से विभाजित होना जरूरी है, और 10 से विभाजित होने का मतलब है 10 से विभाज्य होना, अर्थात 2 गुणा 5, या फिर लिख सकते हैं हमें 2 और 5 से विभाज्य होना। विभाज्य होना, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 5। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? 6n। तो 6n के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 3 की घात n, और इसको सरल करेंगे 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब इसमें अगर 2 और 5 आता तब तो ये 6n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या है? ये 3 आया है। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, या फिर 5 की घात n नहीं है, अतः यह 6 की घात n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। मैंने आपको करके भी बता दिया, 6 की घात 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की घात 2 करेंगे 36 आएगा, यानी सभी में क्या आएगा? 6 6 ही आएगा इसमें, क्योंकि आगे भी 6 को 6 से करेंगे तो 36 ही आएगा, यानी 6 आएगा। तो सभी में इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा, तो इसलिए जीरो पर समाप्त हो ही नहीं सकती। और इसको करने का तरीका हमारा क्या रहेगा? ये तरीका रहेगा, यानी कि 10 से विभाज्य होना जरूरी होता है जीरो होने के लिए, और जीरो होने के लिए 10 से विभाज्य 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, यानी कि जिस किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हो, केवल 2 और 5, तो वही संख्या क्या होती है? 10 से विभाजित होती है। अतः यह 6n क्या है? अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। तो लीजिए स्क्रीन शॉट। क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हमें इनका कारण बताना है। तो हमें पता है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ी है हमने। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो हमें इसमें 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाते हैं, तो मैंने आसानी से भाज्य संख्याएं क्या पाएंगे। हम देखते हैं, चलो इनमें क्या करना है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब ये संख्या इनमें 13 और 13 दोनों तरफ क्या आ रहा है? यानी कि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इस 13 और 13 को कॉमन निकाल लेंगे हम। यानी 13 को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणा 11 प्लस 13 बाहर चला गया तो 1 बचा यहाँ पर। 13 गुणा 7 गुणा 11 यानी सतंतर प्लस 1। 13 गुणा सतंतर प्लस 1 अठहत्तर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? 13 गुणा 78। अब देखो 13 गुणा 78 दो गुणनखंड तो ये है, और एक सभी का गुणनखंड होता ही है, यानी 3 गुणनखंड तो इसमें ऑटोमेटिक हो गए, और इस 78 के भी और गुणनखंड किए जा सकते हैं। इसका मतलब इस संख्या में क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है। इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। संभव है। अतः यह भाज्य संख्या
है। इसी प्रकार इधर वाला चेक करते हैं, यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर चला ही गया, तो गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। देखो 5 गुणा में 5 के 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 168, 168 को 3 से करेंगे तो यानी कि 2 3 6 6 24, 24 छक्के कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1। इनको गुणा करेंगे तो 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। अब देखो 1009, अब ये 5 और 1009, ये तो इसके दो गुणनखंड हो कि इनको गुणा भी लिख सकते हैं हम, और एक इसका गुणनखंड है यानी 3 गुणनखंड तो हमारे सामने ही, और इस 1009 के भी आगे गुणनखंड किए जा सकते हैं। देखो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और जैसा कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, यदि समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, यानी क्या एक वर्ताकार पथ है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी मान लीजिए वो एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए जैसे कि ये कोई स्थान है, यहीं से सोनिया ने चक्कर लगाना शुरू किया है और यहीं से रवि चक्कर लगाना शुरू करता है, लेकिन एक तो 18 मिनट और एक 12 मिनट, एक चक्कर लगा लेते हैं। यानी ये सोनिया तेज दौड़ती है तो ये एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगाती है और रवि 12 मिनट लगाता है। अब देखो ये चक्कर लगाते लगाते वापिस एक साथ किस स्थान पर मिलेंगे, तो एक स्थान पर उस स्थान पर मिलेंगे जहां पर यानी कि 18 और 12 दोनों का कोई कॉमन नंबर आए, यानी वो बड़ी छोटी छोटी संख्या जिसका 18 और 12 दोनों का भाग जाए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जैसे कि 18 का एक चक्कर लगाया इसने, फिर 18 का दूसरा चक्कर लगाया, तो 36 चल गई। ये इसी प्रकार 12 एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया 24, 3 चक्कर लगाया 36, यानी ये 3 चक्कर लगाएगा और ये 2 चक्कर लगाएंगे, तब 36 मिनट पर यहाँ पर बराबर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, करना है हमें लेस है, तो इसके लिए हमें क्या करना है 18 और 12 का लेस है, यानी एलसीएम। तो हमें 18 का अविभाज्य गुणनखंड तो 2 किया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1, 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। अब देखो 18 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम या लेस है, तो 2 और 3 को लेंगे हम सबसे पहले, 2 गुणा 3। अब जो बच गई वो सारी संख्या है, यानी कि 3 गुणा 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी वैसे कितना आ गया इनका 36। कहते सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। देख सकते हैं हम, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर
मिलेंगे। देखो बच्चों, ये थी हमारी 1.1। 1.1 में 7 क्वेश्चन थे, हमने 7 के 7 क्वेश्चन पूरे कर लिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस 7वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, ये हमने आज 1.1 की, इससे पहले हमने बेसिक वीडियो किया था इंट्रोडक्शन वाला। तो आपको ये दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपके अच्छे कमेंट आते हैं, ये सीरीज इस प्रकार अनवरत बनी रहेगी और आपको 10वीं क्लास का बहुत जल्द सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा और आप यहाँ से पढ़कर पूरे में पूरे यानी 100 में से 100 नंबर लाने की ताकत में आ जाएंगे। यदि आप मेरे साथ में मेहनत करते हैं मिलकर, तो आपकी 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।